Assertion region का क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ assertion is followed by statement of region, mark the correct choice. Assertion, boiling point of para-nitrophenol is greater than that of orthonitrophenol. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि देखो ये आपका ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी विद इन मॉलिक्यूल होगी, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती है। ठीक, ये ऐसे ये ऐसे होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें तो ये मॉलिक्यूल है ना, देखो ऐसा है, ये मान लो हमारी क्लास में हम टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं और हमने क्या किया भाई, कोई बाहर से अपने को पीटने आ गए 20-30 लोग, और हमने क्या किया, अपने हाथ पकड़े खड़े ऐसे, जैसे मान लीजिए मैंने अपने हाथ दोनों ऐसे पकड़े खड़ा हो गया, आप भी ऐसे ही खड़े सब अलग अलग, तो क्या करेंगे, जो 20-30 लोग बाहर से आए हैं अपने को एक एक को उठा उठा के फेंक देंगे। एक तो केस हो गया ये। दूसरा केस, हमने क्या किया, 20 के 20 लोग सारे ऐसे लाइन में खड़े हो गए हम, है ना, ऐसे एक दूसरे के हाथ पकड़ के, और यानी हम, हमारे में क्या है, एकता है, यूनिटी है, हम एक दूसरे के हाथ पकड़े खड़े हैं, हम बोल रहे हैं देख लेंगे जो बाहर से आएगा, ठीक ऐसे खड़े हैं, और जो बाहर से आएगा, ऐसी यूनिटी अगर हमारे में रहेगी तब हम उनको उठा के फेंक देंगे। समझे कि नहीं समझे, तो ये यूनिटी है। तो ऐसे पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ऐसे पकड़े खड़े हैं, तो जब बॉयल करोगे उनको आप लिक्विड से वेपर स्टेट में लेके जाओगे, दूर दूर करोगे तो उनको दूर दूर करना मुश्किल होगा, क्योंकि उनमें आपस में क्या है, यूनिटी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन इसमें तो क्या है भाई, एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये अलग से है, तो क्या होगा, इनको इजी होगा दूर दूर करना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है, पैरा का ज्यादा होगा। देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरा में इंट्रा नहीं होती भाई, इंट्रा गलत लिखा है, एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कुछ बच्चे पेपर में जब जल्दबाजी में पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इसको होना क्या पढ़ लेते हैं, इसको इंटर पढ़ लेते हैं, इसको इंट्रा पढ़ लेते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी है, कहीं वहां फास्ट क्वेश्चन फास्ट करने के चक्कर में भाई पूरा क्वेश्चन सही से सोल्व किया, पूरा एफर्ट लगाया, और छोटी सी बात की वजह से भाई सही से नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा, तो रॉन्ग हो गया। ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, असर्शन रॉन्ग रीजन, सॉरी असर्शन राइट रीजन रॉन्ग, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, थर्ड में दिया गया है। ये हो गया आपका 7। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन a statement of assertion is followed by statement of reason, mark the correct choice. The reaction, ये रिएक्शन दे रखी है, is known as Woods reaction। बिल्कुल सही रिएक्शन है भाई। अगर मान लीजिए आप किसी अल्काइल हैलाइड के 2 मोल की रिएक्शन सोडियम के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्या होता है, ये RR बनता है, सिमिट्रिकल इवन नंबर कार्बन कंटेनिंग अल्केन बनेगा, ठीक, और इसको हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, रीजन, द रीजन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सॉरी द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लेकिन क्या ये रिएक्शन ईथर में हो रही है इसलिए वुड्स रिएक्शन है? नहीं, इस रिएक्शन का नाम वुड्स रिएक्शन है ना, ठीक, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वुड्स रिएक्शन क्यों भाई, वुड्स रिएक्शन का नेम है, ठीक, मेरा नेम सुनील नैन, इसके पीछे क्या रीजन है, बस ठीक है, नेम है सुनील नैन, तो वैसे इस रिएक्शन का नेम वुड्स रिएक्शन है, उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। तो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, बट रीजन डजंट एक्सप्लेन। असर्शन समझे कि नहीं समझे, तो आंसर क्या आएगा, इफ बोथ असर्शन, ये रहा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर आ गया सेकंड वाला। कर लेंगे भाई ऐसे। ये हो गया आपका 30th क्वेश्चन। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, शिल्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप। बिल्कुल सही बात है भाई, जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो इनर सेल में जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो क्या करेंगे, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, इसको शिल्डिंग कहते हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरते जाएंगे नीचे जाते जाते एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनर सेल में आएंगे, तो उससे क्या होगा, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट, मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट सेल, मोर इज द शिल्डिंग, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या होता है, जो वैलेंस सेल होती है ना उसको हम कहते हैं अल्टीमेट सेल, जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसके अंदर वाली जो होती है उसको कहते हैं पेनल्टीमेट सेल। तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कब आएगा, जब
अल्टीमेट सेल में, आउटर को बोलते हैं अल्टीमेट, आउटर मोस्ट जो है वैलेंस सेल जो है, तो वो हो गई अल्टीमेट। तो अल्टीमेट में इलेक्ट्रॉन तभी तो जाएगा जब पेनल्टीमेट में आ चुका होगा। तो पेनल्टीमेट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, वो अल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, सील्ड करते हैं। तो मोर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट सेल, मोर इज द सील्डिंग। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो ये असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, और रीजन एक्सप्लेन असर्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, बोलो भाई, फर्स्ट आ जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 38 का 1 आ गया है। एल्यूमिनियम फॉर्म्स AlF6 3- बट बोरोन डज नॉट फॉर्म BF6 3-। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि बोरोन के पास क्या है, देखो भाई, ओनली 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स है। तो इसके 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2p में 1 होता है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहां एक्साइट कर देगा। तो ये 3 ऐसे, फ्लोरीन माइनस क्या करेगा, फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन इसको है ना अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखो फ्लोरीन का होता है 2s 2p5, इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2s है, ये 2p है। तो इसका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये सिग्मा बना लेगा। तो ऐसे ही ये सिग्मा बना लेगा, 1 सिग्मा बना लेगा, ये F- यहां पे डाल देगा अपने इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, BF4- तो ये बना लेगा। लेकिन एक बात बताओ, इसके पास 2d ऑर्बिटल होता है क्या, वैकेंट 2d ऑर्बिटल नहीं है। तो ये BF6- नहीं बना सकता। बोलो कोई डाउट है क्या, समझ आया कि नहीं? ठीक, लेकिन एल्यूमिनियम बना लेता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है भाई, ये 3s में 3s2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3p में 1, इसको एक्साइट करा के यहां पे पहुंचा देंगे 3s वाले को 3p में। ठीक, और यहां पे इसके पास 3d भी होता है। ठीक, तो ये 3 तो सिग्मा बन गए। बाकी फ्लोरीन क्या करेंगे, यहां पे अपने इलेक्ट्रॉन डाल देगा, 1 फ्लोरीन अपना यहां पे डाल देगा। ठीक, 1 फ्लोरीन यहां पे डाल देगा, तो ये बन जाएगा आपका AlF6-3। ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट, बोरोन डज नॉट रिएक्ट विद F2। अरे बोरोन F2 के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो यार BF3 कैसे बनता, BF4- कैसे बनता? रॉन्ग स्टेटमेंट। असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। 41st का आ गया भाई, थर्ड आंसर। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया। क्वेश्चन, असर्शन रीजन का, FeH2O6 इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर एज FeCN6 3- इज वीकली पैरामैग्नेटिक। देख लेते हैं, बिल्कुल ये इसमें अगर आप देखोगे FeH2O6 भाई देखो +3 में है, तो Fe+3 आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। तो 3d6 4s2 में से 3 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लेंगे। देखो 3d6 4s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ये 2 गए और 1 ये गया, ये हो गया आपका क्या, Fe+3 आयन। इसमें ये आपका 4p होगा और यहां 4d होगा। ठीक, 3d 4s 4p 4d, ठीक है ना। अब यहां पे H2O में क्या, H2O वीक फील्ड लिगेंड है। H2O क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगा। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां डाल दिए, 2 यहां डाल दिए, 2 यहां डाल दिए, 2 यहां डाल दिए, 2 यहां पे, 2 यहां पे। तो ये आपके हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं। ठीक, S का ऑर्बिटल, P के 3, D के 2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक, क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक ठीक, तो इसमें क्या हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, ये सॉरी आंसर तो बताना ही नहीं, अभी उसका और देखना है। ठीक, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए, 5। तो ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और ये आपको पता ही है ऑक्टाहेड्रल बनेगा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 बॉन्ड बना रहा है, वो तो आपको पता ही है। अब नेक्स्ट देखो, FeCN6-3, इसमें भी Fe+3 में है, तो +3 में है तो क्या होगा, नहीं FeCN6 हाँ -3। अब देखो इसमें ये 4s ये 4p ऐसे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 4s में 2। ये अब आप एक देखो, ये 3d6 4s2 हो गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 गया, 2 गए और 1 ये गया 3। तो ये 3d में 5 बच गए, 4s खाली और 4p खाली था। अब Cn- क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या कराएगा, पेयरिंग कराएगा। और पेयरिंग होगी तो आपको पता है भाई, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेगा, तो ये दोनों, ये यहां आया ये यहां आया, तो ये पेयरिंग हो गई। तो अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देगा H2O और Cn- यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे अब,
और हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं डी के अंदर वाले D2sp3, यानी क्या बन रहा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इसमें क्या बन रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, n=1। बट ये जरूर कि पैरामैग्नेटिक ये भी है, लेकिन इसका न्यू कितना आएगा, 1.73 बोर मैग्नेटोन, जबकि ऊपर वाला कितना आएगा, 5.9 बोर मैग्नेटोन। समझ आया कि नहीं यार? तो देखो ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, ये वीकली है, तो ये स्टेटमेंट तो हो गई सही। अब रीजन देखो, H2O इज वीक फील्ड लिगेंड और Cn- इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बिल्कुल सही है, H2O वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाई, और ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहे तो स्ट्रॉन्गली पैरामैग्नेटिक है। जबकि Cn- क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा तो उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये भी रीजन सही है। तो असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आप क्या लिख देंगे, रीजन एक्सप्लेन असर्शन। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 46।